फिर मैं आज की क्लास स्टार्ट करूँ। प्लीज एक बार बता दें कि मैडम आवाज आ रही है नहीं है। एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज क्लियर है आप लोग को बच्चों? हेलो नागेश्वरी। ओके, तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है। डबल साउंड आ रहा है। ओके, जस्ट चेक। अभी ठीक है? ठीक है, ओके चल। तो बेसिकली आज आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है? कौन से सब्जेक्ट की? एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग इट इज अ न्यू रीनेम वर्ड। ठीक है, ये पहले ये जो सब्जेक्ट था वो मेडिकल सर्जिकल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लेकिन जब से आपका जो नर्सिंग का पैटर्न जो है, जब से वो पैटर्न आपका सेमेस्टर वाइज हुआ, तो इस मेडिकल सर्जिकल जो नाम था नर्सिंग, ये जो सब्जेक्ट का नाम था पहले एमएसएन था। क्या था इसका नाम? मेडिकल सर्जिकल। बट अब ये जो सब्जेक्ट है वो क्या बन गया है? एडल्ट हेल्थ वन बन गया है। ठीक है, वन यहाँ पे इसीलिए क्योंकि आप इसका एक हिस्सा मतलब एक पार्ट जो है वो अभी थर्ड सेम में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो इसका फर्स्ट पार्ट है आप इसे थर्ड सेम में पढ़ेंगे, और सेकेंड पार्ट है, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे फोर्थ सेम में। और याद रखिएगा, जो आप थर्ड सेम में पढ़ेंगे उसका एग्जाम अलग होगा जो कि थर्ड सेम में होगा, और जो आप फोर्थ सेम में पढ़ेंगे एग्जाम फोर्थ सेम में होगा। ठीक है, तो बात करते हैं, यहाँ तक सारे पॉइंट करूंगे मैं। बेटर है मैं आपकी जो नर्सिंग क्लासेस। तो आज जो हम थोड़ा सा पहले यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। इस बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इस सब्जेक्ट में टोटल 11 यूनिट्स है। ठीक है, 11 यूनिट्स है। हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टोटल 11 यूनिट। इस 11 यूनिट में आपको डिसीज कंडीशन, कुछ ओटी और इंट्रोडक्शन टाइप के मिलेंगे। जैसे जो फर्स्ट यूनिट होगा हमारा वो इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा कि इसमें हम कुछ हेडिंग्स पढ़ेंगे कि क्या इवॉल्यूएट कैसे हुआ, बेसिकली इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत हुई, और सब्जेक्ट की नहीं, सर्जिकल या एडल्ट हेल्थ नर्स जो फील्ड है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ना तो ये फील्ड सीधा सीधा उन डिसीजेस को डील करता है, ठीक है, जो एडल्ट को होते हैं। ठीक है, अगर कोई तुमसे हेल्थ नर्स सर्जिकल नर्सिंग में क्या पढ़ते हैं, तो बेसिकली इसमें वो डिसीज को अफेक्ट कर रही है, एडल्ट को अफेक्ट कर रही है। अब हम यहाँ एडल्ट की बात अलग कर रहे हैं, वो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम चाइल्ड की बात करते हैं तो चाइल्ड को अफेक्ट करने वाली जो अलग होती है, और एक एडल्ट को अफेक्ट करने वाली कंडीशन क्या होती है? अलग होती है। मतलब आप अगर 18 प्लस हैं, ठीक है, 18 प्लस से लेके आपके ओल्ड एज तक, ठीक है, जितने भी डिसीज कंडीशन होंगे, जितने भी डिसीज कंडीशन अफेक्ट होंगे, ठीक है, हाँ बेटा एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताऊंगी नागेश्वरी। ठीक है, तो जितने भी डिसीज कंडीशन एक एडल्ट को अफेक्ट करेंगे वो सारे डिसीजेस पढ़ते हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की अगर अपन बात करें, ठीक है, जैसे मैंने बता दिया ना, इसमें टोटल 11 यूनिट है, और आपने जो थर्ड सेम में पढ़ा है वो आपको थर्ड सेम में ही आपको क्या होगा? आपको उसका एग्जाम देना है। एग्जाम पैटर्न की अगर अपन बात करें तो कोई सेक्शन नहीं होता, सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसा कुछ नहीं होता। टोटल 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, इस 75 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आपको लॉन्ग आंसर जो कि ऐसे टाइप के नाम से आएंगे वो दो आते हैं। ठीक है, और वो कितने मार्क्स के आते हैं? 50 के आते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन का मतलब लॉन्ग आंसर्स होते हैं, वो दो आते हैं। ठीक है, और वो 15 मार्क्स का ईच होता है। ठीक है, तो ये 30 मार्क्स के। फिर वेरी शॉर्ट आते हैं। ठीक है, सॉरी शॉर्ट नोट्स आते हैं। पहले तो शॉर्ट नोट्स आते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स कितने होते हैं? बेसिकली शॉर्ट नोट 5 आते हैं। ठीक है, और 5 मार्क्स के आते हैं। मतलब कई कई यूनिवर्सिटी आपको चॉइस देंगी। ठीक है, 6 क्वेश्चन देंगी, 6 में से एनी 5 करना होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी चॉइस। ठीक है, तो ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स ये कवर हो जाए। यहाँ पे ये 55 मार्क्स कवर हो गए। फिर आते हैं वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट में यूजुअली डिफाइन पूछता है, जैसे डिफाइन पूछ लिया या कोई छोटे से हेडिंग का कुछ पूछ लेते हैं, वो 2 मार्क्स का ही होता है, और ऐसे 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें भी चॉइस डिपेंड करता है, कई बार चॉइस आती भी है, कई बार चॉइस नहीं भी आती है। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 8 मार्क्स। अब ये तो सारे जो क्वेश्चन थे वो राइटिंग वाले हो गए, मतलब आपको इसमें सब्जेक्टिव टाइप की राइटिंग लिखना पड़ेगा। अब आती है बात एमसीक्यू की। ठीक है, एमसीक्यू टोटल 12 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, मतलब ये 55 हो गया, 55 प्लस 20 75 हो गया। ठीक है, 12 मार्क्स के क्या आते हैं? एमसीक्यू आते हैं। अब यहाँ पे बेटा याद रखना, एमसीक्यू का पैटर्न बड़ा अलग अलग सा होता है। अलग अलग सा कहने का मतलब मेरा ये है कि कई बार वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देता है, मतलब होते सब 1 मार्क्स के ही है। ठीक है, 1 मार्क्स के होंगे, टोटल 12 होंगे। ठीक है, अब कई बार वो एक लाइन दे देगा, उसके 4 ऑप्शन दे देगा, तो वो एमसीक्यू हो गया। कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स देता है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब एक स्टेटमेंट लिख दिया और डैश कर दिया, तो वो फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्या आ जाता है? कई बार ट्रू फॉल्स पूछ लेता है कि मतलब स्टेटमेंट दिया है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे एमसीक्यू बोल रही हूँ तो 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएगा। ब्लैंक्स भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, कई बार मैच द फॉलोइंग भी दे देता है। ठीक है, तो लेकिन वो सब चाहे वो कुछ भी दे, वो सब कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का होगा ईच। अब यहाँ पे 1 मार्क्स का होगा ईच का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपका आंसर करेक्ट हुआ तो 1 मार्क्स, करेक्ट हुआ तो 0। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन को लेकर, या एग्जाम पैटर्न के कुछ किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम आगे आज का जो हमारा यूनिट 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो यूनिट 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है, बेसिकली कोई भी सब्जेक्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो एक बड़ा
बोलना बोरिंग नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा है कि ये थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है, हिस्ट्री टाइप के का टॉपिक आता है, ठीक है। यहाँ पे एक जो फर्स्ट टॉपिक जो हम डील करने वाला है यूनिट 1 में, वो है इवोल्यूशन एंड ट्रेंड ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस सब्जेक्ट का पहले नाम क्या था, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। तो अगर मैं बात करूं कि बेसिकली इसमें क्या हम पढ़ते हैं, मतलब ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन का मतलब ये था, जैसे मैं एग्जांपल से समझ, जैसे मैं पूछूं कि हमारे पूर्वज क्या थे, तो सबको पता है कि हमारे पूर्वज चिंपैंजी थे, फिर वो धीरे धीरे उन्होंने आग जलाई, फिर वो धीरे धीरे उन्होंने कपड़े पहने, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, और आज हम एज ए ह्यूमन बींग क्या हो गए, मॉडिफाई हो गए। तो ये हम ह्यूमन बींग का क्या है, एक तरीके का इवोल्यूशन है, ये अभी तक कैसे चले आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हर फील्ड का, नर्सिंग में बहुत सारे फील्ड है, चाहे आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हेल्थ नर्सिंग ले लो, अलग अलग फील्ड का एक हिस्ट्री चली आ रही है कि वो पहले क्या था, फिर पहले से लेकर आज तक उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब क्या क्या बदलाव आया हिस्ट्री से लेकर अभी, वो अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, तो क्योंकि सिलेबस में है तो हम पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि इसमें पढ़ने, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा से ही थोड़ी बोरिंग रही है, एंड ऑफ कोर्स मुझे भी लगता है कि बोरिंग है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। तो अगर मैं इवोल्यूशन की बात करूँ, पहले मैं इवोल्यूशन सिखाती हूँ आपको, फिर ट्रेंड समझो। इवोल्यूशन समझो, इवोल्यूशन का मतलब होता है हिस्ट्री, कि पहले से लेकर अभी तक इस फील्ड में, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग में क्या क्या हुआ। तो प्रिमिटिव एंड एंशिएंट पीरियड में, जब पुराने समय की बात की जाए, ठीक है, जब इतनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज नहीं, तब जब जो हमारी हेल्थ और इलनेस है, मतलब जो हमारी सेहत है, उसको किससे लिंक करते थे, सुपर नेचुरल बिलीफ से किया जाता था। सुपर नेचुरल बिलीफ से लिंक किया जाता था, मतलब क्या होता था, पहले के जमाने में लोग ऐसा सोचते थे कि अगर कोई इंसान हेल्दी है, ठीक है, तो मतलब उस पर भगवान की कृपा है, ठीक है, और अगर किसी को कोई बीमारी हुई है, ठीक है, किसी को कोई इलनेस, इलनेस का मतलब क्या है, कोई भी डिसीज, कोई भी बीमारी हुई है, तो वो एक पनिशमेंट है जो किसने दिया है, गॉड ने दिया है, या कोई भूत प्रेत वाली इविल स्पिरिट समझते हो ना, बुरी आत्माएं, उन्होंने दिया है। तो ये ऐसा पहला सोचा जाता था कि अगर कोई इंसान अच्छा हेल्दी है तो इसका मतलब ये है कि उस पर उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिली, लेकिन अगर किसी को बीमारी हो गई, तो कोई इलनेस हो, तो कोई डिसीज हो गया, ऐसा माना जाता था कि गॉड ने उसको किसी चीज को पनिशमेंट दी है, भगवान ने किसी चीज की वो सजा दी है, ठीक है। अब ये चीज मानते थे पहले के लोग। हीलिंग कौन करता था उस समय, अगर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कौन करता था, उस टाइम में कोई वो नहीं होते थे, मतलब कोई हॉस्पिटल्स नहीं होते थे उस समय। जो प्रीस्ट होते थे, प्रीस्ट मतलब जैसे मंदिर के पुजारी होते थे, या फिर ऐसा समझ लो कि चर्च के जो फादर होते थे, ठीक है, मतलब जो प्रीस्ट लोग होते थे, मतलब जो भगवान को मानते थे, ठीक है, या शामन्स, उस टाइम के जो शामन्स होते थे, या उस टाइम के जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते थे, मतलब जो भक्ति भाव वाले जो लोग होते थे, उनसे ट्रीटमेंट कराया जाता था। उस समय डॉक्टर नहीं होते थे, उस समय यही डॉक्टर होते थे, मतलब जो मंदिर के पुजारी हो गए, या जैसे कई आपने सुना होगा हकीम लोग होते थे, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, ट्रीटमेंट करते थे, हीलिंग करते थे, ठीक है, बेसिकली ट्रीटमेंट क्या ही करते थे, उनको कोई नॉलेज तो थी नहीं, वो लोग हीलिंग करते थे। अब ये सोचने की बात है कि वो लोग हीलिंग कैसे करते थे, पढ़ाई तो उनके पास ऐसा कुछ होती नहीं थी, वो लोग क्या करते थे, सर्जिकल अटेम्प्ट्स मारते थे। यहाँ पे सर्जिकल अटेम्प्ट्स क्यों है, उनके पास सर्जरी करने की नॉलेज नहीं होती थी, वो लोग क्या करते थे, ट्रायल मेथड्स। अब ट्रायल मेथड्स में सबसे पहला मेथड तो करते थे ट्रैपिनेशन। अब ये ट्रैपिनेशन क्या होता है, ट्रैपिनेशन का मतलब होता है, वो क्या करते थे, जैसे किसी चीज हुआ, किसी को इलनेस हुई, तो उसके स्कल में, समझते हो, ये खोपड़ी, उसको स्कल बोलते हैं, उसमें होल ड्रिल करते थे, मतलब होल बनाते थे कि स्पिरिट निकल जाए। स्पिरिट मतलब भूत प्रेत आत्माएं, क्योंकि वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि इलनेस क्यों हुई है, कि कोई भूत प्रेत का साया है, या किसी भूत प्रेत ने क्या दिया, पनिशमेंट दिया, तो कल कोई होल कर देते थे कि जो भूत प्रेत आत्मा है उधर से निकल जाए। ऑल्दो अगर आज की बात करूं, साइंटिफिक बात करूं, तो ये सही नहीं है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पिछले जमाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रिमिटिव टाइप की, एंशियंट टाइप की, कि उस टाइम पे क्या होता था। उस टाइम पे हर्बल रेमेडीज का यूज होता था, ठीक है, हर्बल पॉलिटिशियंस मतलब बेसिकली जो घर की बनी जड़ी बूटियां होती थी, ठीक है, जैसे पेड़ के पत्ते वगैरह होते थे, उनसे क्या करते थे, ये सब किया जाता था, ट्रीटमेंट किया जाता था। और उस समय ना कोई एनेस्थीसिया नहीं होता था, तो समझ रहे हो कि ये जो होल करते थे वो बिना नशा दिए करते थे, ठीक है, तो ये बड़ा ही क्रूड, क्रूड मतलब दर्दनीय, ठीक है, यहाँ पे क्रूड का मतलब क्या है कि ये जो सर्जिकल टेक्निक्स होते थे वो बहुत दर्दनीय होते थे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे उतना ज्यादा एनेस्थीसिया के मतलब पेशेंट पर्सन जो है वो होशो आवाज में ये करवाता था। नर्सिंग केयर की अगर उस समय में, अब तुम देख रहे हो डॉक्टर तो है ही नहीं, ठीक है, ट्रीटमेंट ही इतने खतरनाक तरीके से हो रहा है, तो वहां नर्सेस क्या ही होंगी। नर्सिंग केयर क्या होता था, जो उसके फैमिली मेंबर्स होते थे, कोई स्पेसिफिक नर्स नहीं होती थी, उसके जो फैमिली के मेंबर्स होते थे वही क्या करते थे, उनकी केयर करते थे, ठीक है। तो अगर मैं प्रिमिटिव या एंशियंट टाइम की बात करूं, तो आपको बस एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, कि एंशियंट टाइम पे चाहे हेल्थ हो चाहे इलनेस हो, मतलब कोई इंसान सेहतमंद है या कोई बीमार है, तो उसको सुपर नेचुरल पावर मतलब भगवान, प्रेत, आत्मा, इन सबसे रिलेट करते थे, ट्रीटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग दिया जाता, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर है आप लोगों को, कि प्रिमिटिव टाइप में हेल्थ और इलनेस क्या थी, ट्रीटमेंट क्या देते थे, और नर्सिंग केयर क्या थी। क्लियर है, आगे बढ़े, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छे से एग्जाम्पल दे देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं, कौन सा, अभी तो हम प्रिमिटिव पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, के बाद और पढ़ेंगे। ये क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर अपन बात करें तो एक क्लासिक पीरियड आता है, इसके बाद जो क्लासिक पीरियड में ग्रीक और रोमन्स का एरा आया, मतलब यहाँ पे क्या हुई, जो अब यहाँ पे धीरे धीरे देखा गया, ठीक है, इसको अपन एक स्टोरी की तरह समझते हैं। पहले
कि जब भी किसी को कोई बीमारी हो रही है तो उसके साथ इतने खतरनाक सर्जिकल ट्रीटमेंट किए गए। तो ग्रीक और जो रोमन, ये जो कंट्रीज थी, ठीक है, बेसिकली जो जर्मन वगैरह, उन जर्मनी वगैरह में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कि नहीं यार, ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स ये बहुत क्रूड ट्रीटमेंट है ना, सही ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ ग्रीक फिजिशियन ने क्या किया, फाउंडेशन मतलब नींव खड़ी की किसकी, मॉडर्न मेडिसिन की, कि भाई अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा टाइम लाएंगे, ऐसा हम कुछ करेंगे जिससे प्रॉपर क्या हो, डिसीज का ऑब्जर्वेशन भी हो, पता भी लगे कि डिसीज क्या है, उसका डायग्नोसिस भी हो, पता लगे कि डिसीज क्या है, और उसका सही तरीके से प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हिपोक्रेटिक ओथ, अगर आपको पता होगा, जो डॉक्टर्स होते हैं, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक ओथ लेते हैं, मतलब वो एक शपथ लेते हैं, बोलते हैं हिपोक्रेटिक ओथ। अब ओथ इंट्रोड्यूस क्लासिकल पीरियड, क्लासिकल पीरियड को ग्रीक और रोमन एरा भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे, ठीक है, जो ग्रीक के फिजिशियंस थे, मतलब डॉक्टर्स, बहुत ज्यादा काम किया था, इसलिए क्लासिकल पीरियड को एरा भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं वो समझ में आया, क्योंकि इस टाइम पे इन फिजिशियंस ने, अच्छा ये फिजिशियन, इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल तो हिपोक्रेट्स ही है, उसने ही इंट्रोड्यूस किया था ये ओथ, ये शपथ उसी के नाम पे रखी गई। ठीक है, तो इसमें रोमन्स ने बेसिकली, ये तो ग्रीक का काम हो गया, ठीक है, जो ग्रीक लोग थे उनका काम हो गया। रोमन्स ने क्या किया, रोमन्स ने बेसिकली सैनिटेशन सिस्टम डेवलप किया। उन्होंने देखा कि अगर हाइजीन पे फोकस किया जाए, मतलब पहले, आज भी कई जगहों पे आप देखोगे पब्लिक प्लेसेस में, गांव साइड में बहुत ज्यादा, जो पुराने गांव, वैसे तो बहुत सारी जगह पे वॉशरूम्स अवेलेबल हो गए, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो रोमन्स ने क्या किया, रोमन्स ने सैनिटेशन सिस्टम पर ध्यान दिया कि भाई आसपास साफ सफाई रखेंगे तो इलनेस हो रही है, जो क्या होगा, कम होगा। तो ये रोमन्स ने डेवलप किया। अगर मैं ग्रीक की बोलूं तो ग्रीक ने शपथ, और उन्होंने डिसीज पर, डिसीज के ऑब्जर्वेशन, डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस पर फोकस किया। अब जो अब यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनना शुरू, लेकिन याद रखना, ये जो अर्ली हॉस्पिटल्स बने वो सिर्फ सोल्जर्स के लिए बने, के लिए बने, सोल्जर्स के लिए, मतलब कॉमन मैन के लिए नहीं थे। ये उन सिपाहियों के लिए थे जो उस समय जंग वगैरह में जाते थे, या जो देश की रक्षा के लिए बने। तो अर्ली टाइम पे जो हॉस्पिटल्स थे वो किसके लिए बने, सोल्जर्स के लिए बने। मतलब अब आप ऐसा बोल सकते हो कि क्लासिकल टाइम पे कि थोड़ा बहुत ग्रीक वालों ने काम किया, थोड़ा बहुत रोमन वालों ने काम, अर्ली जो हॉस्पिटल, मतलब बेसिकली हॉस्पिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो आया। लेकिन यहाँ पे ये हॉस्पिटल फैसिलिटी सबके लिए नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स के लिए। ठीक है, तो क्लासिकल पीरियड क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये थोड़ा सा ऐसे ही है, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, ये टॉपिक ही ऐसा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा मेरा जो मैं पढ़ा रही हूँ। आगे बढ़े, बस आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मिडिल एज, मतलब फिफ्थ से लेके 15th सेंचुरी तक क्या हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब ये मेडिकल प्रोग्रेस जो था वो क्लासिकल पीरियड से बढ़ा, कि भाई थोड़ा सा मेडिसिन में क्या हुआ, थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ। लेकिन इस दौरान आके, मतलब 5 से लेके 15th सेंचुरी तक, ये प्रोग्रेस थोड़ा स्लो हो गया। ये प्रोग्रेस कैसा हो गया, स्लो हो गया, क्यों? क्योंकि उस समय पे रिलीजियस डॉगमा बहुत था। मतलब ये दिखने, ये क्या मैंने टाइम पे क्या हो रहा था, सब मंदिरों के पूजा और प्रीस्ट लोग के पास जा रहे थे ट्रीटमेंट कराने। लेकिन देखा गया कि भाई अब धीरे धीरे मेडिसिन की नॉलेज आ रही है क्लासिकल पीरियड में, तो ये चीज वहाँ रिलीजियस वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम देने लगा कि लोग अब हमारे पास नहीं आएंगे। तो रिलीजियस डॉगमा के कारण, मतलब उनके डोमिनेंस के कारण, रिलीजियस रीजंस के कारण, ये मेडिकल प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो हो गया। ठीक है, तो उस समय मिडिल एज में क्या होने लगा, मॉनेस्ट्रीज होती थी। क्या होता है, मॉनेस्ट्रीज जो क्रिश्चियंस होते हैं, ठीक है, उन वो लोग बेसिकली मॉनेस्ट्रीज फॉलो करते हैं। मॉनेस्ट्रीज में जो बोलना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, पुअर चाइल्ड बोल सकते हो या जो भी है, ठीक है, मॉनेस्ट्रीज बच्चों को रखा जाता है। कॉन्वेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करने लगे, बेसिक केयर प्रोवाइड इस टाइम पे। ठीक है, और उस समय क्या था, क्योंकि यही है ना कि प्रोग्रेस स्लो हो गया था, तो उस समय डिसीज आउटब्रेक्स होने, ठीक है, डिसीज आउटब्रेक्स मतलब महामारी होने लगी। ठीक है, उस महामारी के टाइम पे नर्सिंग केयर कौन देता था, कहाँ देते थे, देते थे और कॉन्वेंट्स में टाइम पे मॉनेस्ट्रीज होती थी, तो ये कॉन्वेंट्स बोल सकते हो, स्कूल या एरिया होते थे जो बेसिक नर्सिंग केयर देते थे। वहां पे कौन नर्सिंग केयर देता था, कोई नर्स नहीं होती थी। तो वहां पे जो नन्स हैं, ठीक है, जो मॉन्क्स होते थे, क्रिश्चियंस के ही होते थे ये नन्स, मॉन्क्स, और कुछ केयर गिवर्स को रख लेते थे जो कि अनट्रेंड होते थे, बस कोई एजुकेशन नहीं होती थी। बट उस टाइम पे एजुकेशन थी ही नहीं, तो यही लोग क्या करते थे, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते थे। उस समय पे ना सर्जिकल प्रोसीजर इतने ज्यादा नहीं होते थे। मैंने बताया ना कि एंशियंट टाइम पे बहुत सर्जिकल प्रोसीजर होते थे, लेकिन अभी जो सर्जिकल प्रोसीजर है इस टाइम पे मिडिल एज में, सर्जिकल प्रोसीजर्स क्या होते थे, बड़े लिमिटेड होते थे, बहुत कम सर्जरीज होती थी। और अगर सर्जरी हो भी गई तो उस टाइम पे बार बार सर्जरी करता था। आप लोग जो नाई होते हैं, ठीक है, उनको बार बार सर्जन बोलते थे। ठीक है, इस टाइम पे सर्जरी पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे मिडिल एज में। मिडिल एज में केयर देना, उन्हें कंफर्ट देना और उनका बेसिक हाइजीन मेंटेन करना, ये क्या होता था उस टाइम पे, हेल्थ और इलनेस के टाइम पे इन चीजों पर फोकस करते थे। बहुत रेयर क्या होता था, सर्जरी होती। और अगर सर्जरी कर भी रहे तो कौन कर रहा है, बार बार कर रहा है। तो अब तो लोग केयर, कंफर्ट और बेसिक हाइजीन क्या करते थे, फोकस करते थे। कौन सी एज में, मिडिल एज में। ठीक है, तो मिडिल एज में कोई पूछे तो मिडिल एज में मोनेस्ट्री और कॉन्वेंट्स में ही क्या मिलती, केयर मिलती। केयर कौन देते थे, नन्स, मॉन्क्स और जो अनट्रेन केयर गिवर्स थे वो देते थे। ठीक है, इन सब में आपको थोड़े थोड़े की पॉइंट्स बस याद रखने हैं, उससे आप पूरा क्या बना लोगे, इसका बना लोगे। ठीक है, आई थिंक मिडिल एज क्लियर होगा, जो 5th से 15th सेंचुरी। फिर इस समय 14th सेंचुरी, मतलब बेसिकली थोड़ा सा 15th 14th सेंचुरी के बीच में से 17th सेंचुरी तक एक रेनाइसेंस आया। रेनाइसेंस क्या था, रेनाइसेंस में लर्निंग आई और लर्निंग के बारे में डेवलपमेंट हुआ। मतलब इस सेंचुरी में जो स्टडी थी, मतलब जो एजुकेशन थी वो इंट्रोड्यूस।
अभी तक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, ठीक है, लोग बस अपने हिसाब से वहां पे अपने चीजों के हिसाब से क्या कर रहे थे, ट्रीटमेंट दे रहे थे या केयर दे रहे थे। इस सेंचुरी में रेजिडेंस आया, मतलब साइंस, ठीक है, मतलब विज्ञान और लर्निंग, सीखने की क्या हुई, रिवाइवल हुआ। रिवाइवल मतलब ये चीजें वापस आई। अब इसमें क्या हुआ, लोग कैसे सीखते थे, कैसे उनको एडवांस नॉलेज हुई, तो ह्यूमन का डिसेक्शन करते थे, मतलब जो डेड बॉडीज होती थी उनको डिसेक्ट कर करके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज लेते थे। और किसने ये टेक्निक इंट्रोड्यूस की, आज भी जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स होते हैं वो बॉडी का डिसेक्शन करते हैं। डिसेक्शन करना मतलब चीर-फाड़ करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से ऑर्गन की लोकेशन कहाँ पे है और वो क्या फिजियोलॉजी, मतलब क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो मेन उन्होंने ये कैसे डिसेक्शन करना है, इस टाइम पे एक सर्जन हुए, फ्रेंच सर्जन, जिसका नाम है एम्ब्रोस पैरे। उन्होंने बहुत ज्यादा सर्जिकल टेक्निक्स क्या की है, इंट्रोड्यूस की, कि भाई कैसे लिगेचर लगाना है। लिगेचर का मतलब समझते हैं, स्टिचेस जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो। उस टाइम पे कॉटराइजेशन नहीं, आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स देके, ठीक है, उसको जो ब्लीडिंग वाली वेसल्स होती है उसको सील करते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। तो उस टाइम पे ये जो फ्रेंच सर्जन था उसने लिगेचर का यूज बताया। लिगेचर मतलब की बात हो रही है कि कैसे हम लिगेचर्स का यूज करके ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंशन हेल्प टू स्प्रेड मेडिकल नॉलेज। यहाँ पे अब जैसे सपोज ये जो फ्रेंच सर्जन वो जब डिसेक्शन करते थे उनको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन वो क्या करते थे, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का मतलब है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पेपर, न्यूज़पेपर या बुक्स में क्या किया गया जिससे ज्यादा नॉलेज स्प्रेड हो सके। इससे पहले जो लोग थे वो बहुत ही अनट्रेंड तरीके से केयर दे रहे थे। तो रेजिडेंस के टाइम पे क्या हुआ, रेजिडेंस के टाइम पे साइंस और लर्निंग आई, ठीक है। साइंस और लर्निंग का मतलब यहाँ पे ह्यूमन की बॉडी को डिसेक्ट किया गया, एनाटॉमी पढ़ी गई और जो बेटर सर्जिकल प्रोसीजर्स है, टेक्निक्स है, उनको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और वो किसने किया, फ्रेंच सर्जन एम्ब्रोस पैरे ने। तो यहाँ तक क्लियर है। ये टॉपिक ऐसा ही है बेटा, कहानी जैसे ही ठीक है। तो इस सेंचुरी तक ये हुआ, 17th सेंचुरी। अब 18th से 19th सेंचुरी ये टाइम की मॉडर्न नर्सिंग भी बोलते हैं, क्योंकि मॉडर्न नर्सिंग आने से पहले के सेंचुरी, मतलब 18th से 19th सेंचुरी तक, ठीक है, सर्जरी जो थी वो एडवांस तो हुई लेकिन अभी भी कुछ रिस्क थे, ठीक है। पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुई, पूरे तरीके से एडवांस नहीं हुई, अभी भी कुछ रिस्क थे, ठीक है। अभी भी कुछ रिस्क थे, मतलब कहने का ये, पहला रिस्क जो था, ठीक है, इस टाइम पे सर्जरी जो है वो एडवांस तो हो रही थी, क्योंकि सर्जन जो है वो नई नई टेक्निक डेवलप कर रहे थे, लेकिन कुछ कुछ रिस्क अभी भी थे, ठीक है। कैसे, सबसे पहला रिस्क था कि एनेस्थीसिया नहीं डेवलप हुआ का प्रोडक्शन नहीं हुआ था। कितना भी करो सर्जरी, अगर आप बिना एनेस्थीसिया के करोगे तो पेनफुल होगा। इन्फेक्शन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये जर्म थ्योरी अभी आई नहीं थी, ठीक है। नर्सिंग रिमेन अनऑर्गेनाइज इस टाइम पे भी, क्योंकि आपको पता है कि सर्जरी के बाद कितनी ज्यादा नर्सिंग की, इस टाइम पे भी नर्स नाम की कोई चीज, नर्स जो थी, नर्सिंग केयर थी, वो बहुत ही कैसी थी, अनऑर्गेनाइज थी, ठीक है। तो यहाँ पे राइज ऑफ हॉस्पिटल रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे धीरे धीरे हॉस्पिटल्स बढ़े, हॉस्पिटल का नंबर बढ़ा, लेकिन उसमें जो ट्रेंड केयर गिवर्स थे उनकी कमी। तब उस टाइम पे हॉस्पिटल तो बढ़ रहे थे लेकिन उस जगह पे हॉस्पिटल में ट्रेंड केयर गिवर्स नहीं थे। तो इस सेंचुरी में सर्जरी एडवांस हुई, लेकिन अभी भी कुछ स्टिल क्या थी, रिस्की थी, ठीक है। क्यों रिस्की थी, क्योंकि एनेस्थीसिया, इन्फेक्शन का नॉलेज नहीं, अभी भी अच्छे से नहीं थी, और हॉस्पिटल में अभी भी और ट्रेंड केयर गिवर्स चाहिए थे, लेकिन क्योंकि नर्सिंग उतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थी, प्रॉपर कोई कोर्स नहीं था, तो उनको ट्रेंड जो केयर गिवर्स है वो नहीं मिल पा रहे थे इससे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अभी मैं आगे बढ़ूंगी, ये कहानी ही है जो आपको सुन, ठीक है। हाँ कुछ बोलो, समझ में आ रहा है ये टॉपिक। यस और नो, लाए, ये समझ में आ रहा है ना बाकी को, क्लियर है ये टॉपिक। हाँ, कौन सा दिनेश, कौन सा एक बार और करना है, बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। यही 18 से 19 सेंचुरी वाला। हाँ देखो, इस टाइम पे क्या हुआ था, तो मॉडर्न, तो नर्सिंग को जब रिकॉग्नाइजेशन मिला था वो मिला था 19th सेंचुरी में, जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात आई थी। जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात आई तब हमको नर्सिंग को क्या मिला था, एक रिकॉग्नाइजेशन मिला था, मॉडर्न नर्सिंग को, ठीक है। तो उससे पहले एक सेंचुरी थी 18 से 19 से, जिस टाइम पे सर्जरी तो एडवांस हो रही थी क्योंकि पीछे बहुत सारे सर्जन काम कर रहे थे, लेकिन अभी भी जो सर्जरी थी इस टाइम पे 18 से 19 से में, अभी भी जो सर्जरी थी वो थोड़ी सी रिस्की थी। क्यों रिस्की थी, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये था कि anesthesia अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी कर रहे थे, तो डेफिनेटली कई बार इंसान पेन में उसकी डेथ हो जाती है। और दूसरी बात,
लोगों को उस टाइम पे जो सर्जन्स थे उनको इन्फेक्शन की नॉलेज नहीं थी, ठीक है। और सबसे बड़े बात, सर्जरी करने के दौरान जब भी हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी का सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, और उनको इन्फेक्शन के बारे में ही नहीं पता, तो ये रिस्की है, ठीक है। तो ऐसे में सर्जरी करना भी रिस्की है। उस समय नर्सिंग भी क्या थी, उतनी ज्यादा अनऑर्गेनाइज थी। मतलब बेसिकली उस टाइम पे कोई नर्स ही नहीं थी जो प्रॉपर मॉनिटरिंग करे या प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करे, जो कि सर्जरी में चाहिए, ठीक है। और हॉस्पिटल्स बढ़ रहे थे, सर्जरीज हो रही थी, ट्रीटमेंट हो रहा था, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे थे, लेकिन उस हॉस्पिटल्स में क्या चाहिए थे, ट्रेंड केयर गिवर्स चाहिए थे, जो कि उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। तो इसीलिए इन सारे कारणों के कारण उस टाइम पे जो सर्जरीज थी, ठीक है, सर्जिकल जो ट्रीटमेंट था वो क्या था, रिस्की था, मतलब जान को हानि वाला काम, ठीक है। अब क्लियर है। अब इसके बाद जो एरा आता है, मतलब इसके बाद जो टाइम आता है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आता है। क्यों इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल एरा या बोल सकते हो कि इस टाइम से मॉडर्न नर्सिंग क्या हुई, मॉडर्न नर्सिंग की शुरुआत हुई। क्यों हुई, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उन्होंने, ठीक है, क्रीमियन वॉर हुआ, ठीक है, 1854 में एक क्रीमियन वॉर हुआ, और उस टाइम पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक नर्स की तरह काम किया, मतलब एक अनट्रेंड नर्स की तरह नहीं, उन्होंने नर्सिंग केयर दी, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से। कैसे दी, ठीक है, उन्होंने हाइजीन, वेंटिलेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन और रिकॉर्ड कीपिंग की बात की। मतलब उन्होंने, पहले के लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ साफ सफाई की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ साफ सफाई के साथ साथ वेंटिलेशन की भी बात की, न्यूट्रिशन की भी बात की, और रिकॉर्ड कीपिंग मतलब डॉक्यूमेंटेशन की भी बात की। और उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया, मतलब बेसिकली इस वॉर के टाइम पे बहुत सोल्जर्स की डेथ हो रही थी, हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे थे, लेकिन जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने केयर देना शुरू किया अपनी टीम के साथ, तो उन्होंने सबसे पहला ध्यान क्लीनिनेस, हाइजीन पे रखा, मतलब साफ सफाई पे रखा। तो उससे ये देखा गया कि बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, ठीक है, मतलब जो मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट मतलब जो डेथ रेट था, ठीक है, मतलब जो मरने का दर था, बहुत कम हो रहा था। तो यहाँ से उन्होंने देखा कि अगर हम नर्सिंग एजुकेशन को, ठीक है, एक फॉर्मल एजुकेशन के फॉर्म में अगर इंट्रोड्यूस कर दें, तो इससे हमको बहुत अच्छी ट्रेन नर्सेस मिल सकती है। तो यही सब चीजें देखते हुए, मतलब उसकी नर्सिंग केयर देखते हुए, पहला नर्सिंग स्कूल क्या किया गया, बनाया गया, ठीक है। और पहला नर्सिंग स्कूल कौन सा था, ये आईएमपी पॉइंट है, ठीक है, ये कई बार एमसीक्यू में पूछता है, तो आप मार्क कर लें। जो पहला नर्सिंग स्कूल था वो लंदन का था, सेंट थॉमस हॉस्पिटल था। वहां पे नर्सिंग केयर को क्या मिली गई, मतलब नर्सेस को एक फॉर्मल, मतलब इस स्कूल में नर्सेस को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, उनको पढ़ाया गया, ठीक है। और ये स्कूल जो था वो कब फाउंड हुआ, कब बनाया गया, 1860 में। इस टाइम पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो थी उसको एक अलग से प्रोफेशन, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक नर्सिंग की एक फील्ड को क्या मिला, रिकॉग्नाइजेशन मिला। मतलब ये जो एरा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो एरा था, वो नर्सेस के लिए एक रिकॉग्नाइजेशन का क्या था, एरा था। इस टाइम पे नर्सेस ने काम भी किया, नर्सेस की एजुकेशन भी क्या हुई, एडवोकेट हुई, मतलब उनकी एजुकेशन पर भी ध्यान दिया गया, और साथ ही साथ जो पहला नर्सिंग स्कूल था उसको भी क्या किया गया, फाउंड किया गया मतलब बनाया गया, ठीक है। तो ये एरा हम नर्सेस के लिए क्या था, गोल्डन एरा। अब आता है अर्ली 20th सेंचुरी कि भाई अब नर्सिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा हो गया, एजुकेशन भी मिलने लगी है प्रॉपर। अब जब अर्ली 20th सेंचुरी आई तो क्या हुआ, उस टाइम पे एनेस्थीसिया का इंट्रोडक्शन किया गया, मतलब एनेस्थीसिया लाया गया। एनेस्थीसिया भी किसको, ईथर और क्लोरोफॉर्म, जो कि आज नहीं यूज होता, ठीक है। पहले के जमाने में, मतलब पहले जब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई थी, तो उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया इंट्रोड्यूस किया गया। देखा गया कि पेशेंट को बहुत पेन होता है, तो ईथर और क्लोरोफॉर्म देके उन सर्जरीज को थोड़ा सा सिंपल किया गया, ठीक है। धीरे धीरे जर्म थ्योरी आई तो एसेप्टिक टेक्निक्स भी फॉलो कर गए। एसेप्टिक टेक्निक्स फॉलो करने का मतलब क्या था, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करने लगे, ठीक है, प्रॉपर क्लीनिंग करने लगे, ठीक है। और धीरे धीरे पेंसिल एंटीबायोटिक, जो फर्स्ट पेनिसिलिन वाली जो एंटीबायोटिक थी, उसका भी क्या हो गया, डिस्कवरी हो गया। मतलब जितनी लैकिंग्स थी, आप देखो सबसे पहला लैकिंग क्या था, एनेस्थीसिया, उसका इंट्रोडक्शन हो गया। इन्फेक्शन के बारे में नहीं पता था, एसेप्टिक टेक्निक आ गई। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी आ गई, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सर्जिकल टेक्निक्स बहुत ज्यादा एडवांसेस हुए। अब इसमें नर्सेस ने, इस टाइम पे नर्सेस का क्या रोल था, मतलब नर्सेस क्या करती थी, तो ऑपरेटिंग रूम में असिस्टेंस देती थी, पोस्ट ऑपरेटिव केयर देती थी, और पेशेंट को मॉनिटरिंग करती थी। मतलब जैसे वो आज करती हैं वैसे उन्होंने कब करना शुरू किया, अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं सदी के शुरुआती तौर पे उन्होंने काम शुरू किया, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको एजुकेशन मिलने लगी, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलने लगी, और जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलने लगेगी तो आप क्या दोगे, प्रॉपर केयर भी दोगे, ठीक है। तो अर्ली सेंचुरी एनेस्थीसिया भी आया, टेक्निक्स भी आई, एसेप्टिक को खत्म करने की टेक्निक्स भी आई, एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई, और नर्सेज ने भी यहाँ पे क्या किया, वो पहले नहीं करती थी, आज वो क्या करने लगी, पार्टिसिपेशन करने लगी। तो ये था 20th सेंचुरी के बारे में। अब लेट 20th सेंचुरी में क्या हुआ, ये आपको अब थोड़ा सा रटने वाला पॉइंट लगेगा कि अब धीरे धीरे आपको याद रखना पड़ेगा कि 20वीं सदी में क्या हुआ। अब जो लेट, ये तो अपन की बात करते हैं अर्ली, शुरुआती 20वीं सदी। अब मिड से लेके, ठीक है, मतलब बीच से लेके लास्ट के लेट 20th सेंचुरी तक क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे और ज्यादा मेडिकल सर्जरी की स्पेशलिटीज आने लगी। देखने लगे कि बॉडी में जैसे हार्ट के लिए कार्डियक, बोन्स के लिए ऑर्थोपेडिक, ब्रेन के लिए न्यूरो सर्जरी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना। और इस टाइम पे क्रिटिकल केयर नर्स का बर्थ हुआ, मतलब बेसिकली आईसीयू, सीसीयू, इन यूनिट्स का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, और इसमें नर्सिंग को भी क्या मिला, क्रिटिकल केयर नर्स एक डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्योंकि अब क्रिटिकल नर्सिंग आ गई है, मतलब अब आईसीयू वगैरह आ गए हैं, तो ईसीजी मॉनिटरिंग आ गए, वेंटिलेटर, डायलिसिस, ठीक है, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पर, मतलब बेसिकली रिसर्च कर करके केयर देने लगे। और यहाँ पे नर्सेज ने सिर्फ बैचलर्स डिग्री नहीं ली, यहाँ पे उनकी जो एजुकेशन थी वो बैचलर, मास्टर, डॉक्टरेट, मतलब बेसिकली पीएचडी वगैरह भी करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो एडवांसमेंट था, ठीक है, मिड से लेके लेट 20th सेंचुरी तक जो एडवांसमेंट था वो कैसा चला, बहुत अच्छा चला। मतलब इसमें बहुत सारे क्या हुए, एडवांसमेंट हुए, और आप देख सकते हो कि एडवांसमेंट आज तक ही एडवांसमेंट हो ही रहे हैं, ठीक है।
अब अपन अभी की बात करें, ठीक है, ये तो अपना पिछला लेट 20th सेंचुरी की बात थी, ठीक है? अब अपन बात करते हैं करंट एरा की। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 21वीं सदी, मतलब 21st सेंचुरी चल रहा है। 21st सेंचुरी की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो 21st सेंचुरी यहाँ पे आज के टाइम पे हमारा जो मेडिसिन है, ठीक है, मतलब हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, मगर ओवरऑल की भी बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मतलब लेप्रोस्कोपी आ गई है, एंडोस्कोपी आ गई है, ठीक है, रोबोटिक सर्जरीज आ गई है, ठीक है। अब टेली हेल्थ, आपको पता होगा कोविड के टाइम पे कॉल पे ही केयर मिल जाती थी, कॉल पे ही प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता था, ठीक है। तो टेली हेल्थ मतलब टेलीविजन, जो टेलीफोन्स वगैरह है उसी से ही केयर मिल जाती थी, ठीक है। होलिस्टिक केयर मिलती है। आजकल सिर्फ ये नहीं देखते कि पेशेंट को फिजिकल प्रॉब्लम है, उसकी इमोशनल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल और उसके सोशल नीड्स को भी ध्यान दिया जाता है। बेसिकली पूरा एज अ होल ह्यूमन बींग सोच के क्या दी जाती है, केयर दी जाती है, ठीक है। अभी की जो नर्सेस, अभी की जो सर्च भी करती हैं, लीडरशिप आप देख सकते हो कि हॉस्पिटल में नर्सिंग इंचार्जेस रहती हैं हर वार्ड की, ठीक है, एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी रहता है। ये सब कौन से रोल फॉलो, लीडरशिप फॉलो करते हैं, हॉस्पिटल के लिए पॉलिसी भी बनाते हैं, क्वालिटी भी इंप्रूव करते हैं, और पेशेंट की सेफ्टी, इंफेक्शन कंट्रोल, इन सब चीजों पे क्या देते हैं, ध्यान देते हैं। तो नाउ डेज जो नर्स, और भी डेवलपमेंट होने बाकी है नर्सिंग में, बट टिल नाउ ये सारे डेवलपमेंट्स इस सब में क्या कर रही है, एक्टिवली पार्टिसिपेट, ठीक है। तो अगर करंट एरा की बात करें, एरा को अगर मैं एंशियंट एरा करूँ तो बहुत, एंशियंट एरा में लोग भूत प्रेत आत्मा इनके बारे में सोचते हैं। पर आज के टाइम पे, आज की अगर अपन बात करें, तो इलनेस का मतलब सिर्फ यही है कि कोई भी बॉडी के सिस्टम प्रॉब्लम आई है जिसके कारण क्या हुआ है, डिसीज हुआ है, इस प्रेत आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो इवोल्यूशन वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। अब मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुना, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी, भूत प्रेत आत्मा आई, ठीक है। धीरे धीरे भूत प्रेत आत्मा के सर्वर को खोला गया और उसकी बुरी आत्मा निकल जाएगी। फिर आया क्लासिकल पीरियड, देखा गया कि ये सब थोड़ा सा और डेवलपमेंट किया गया, इसने ग्रीक विजी। फिर मिडिल एज आया, इस टाइम पे सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं करते थे, क्योंकि देखा गया कि सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो बार बार कर रहा है, तो उस टाइम पे फिर थोड़ा सा केयर, कंफर्ट, इन सब फोकस किया गया। फिर आया रेनाइसेंस का टाइम, तब इस टाइम पे बॉडी को डिसेक्ट करने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा केयर जो है वो बॉडी को देख के करते हैं, तो बॉडी का डिसेक्शन करने लगे, बॉडी में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की इन्फॉर्मेशन लेने। फिर सर्जरी धीरे धीरे एडवांस हो रही थी, लेकिन अभी भी कुछ कुछ चीजें लैकिंग थी, जैसे एनेस्थीसिया, इन्फेक्शन, इन सब की अभी भी कमी थी। फिर आया एक गोल्डन पीरियड, ठीक है, इसमें नर्सिंग, मॉडर्न नर्सिंग हुई। इस टाइम पे नर्सेस को एक रिकॉग्निशन मिला कि हाँ भाई, इनको भी पढ़ाना लिखाना चाहिए और प्रॉपर एजुकेशन देके फिर इनसे केयर लेनी चाहिए, तो एक स्कूल बन गया। अब इस टाइम के बाद जब स्कूल बन गया तो बहुत सारी चीजें हो गई, एनेस्थीसिया भी आ गया, एसेप्टिक टेक्निक भी आ गई, और एंटीबायोटिक्स की भी डिस्कवरी हो गई, और ये सब चीजें हो रही थी, तो अभी क्या हुआ, एडवांस रोल देखने को मिला। अब जब मिड लेट में आए, मिड लेट में तब तक क्या हो चुके थे, अब इक्विपमेंट्स आ चुके थे। पहले के टाइम पे ईसीजी, मॉनिटर, वेंटिलेटर ये सब नहीं होते थे। लेट 20th सेंचुरी खत्म होने तक, मतलब 20th सेंचुरी खत्म होने तक, ठीक है, मॉनिटर्स आ गए, डायलिसिस मशीन आ गई, ये सब आने लगे, और नर्सेस सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं करती थी, अब नर्सेस ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी सारे कोर्सेज कर। और अभी करंट एरा में क्या हो रहा है, करंट एरा में तो आपको पता है कि लैप्रोस्कोपी हो रही है, मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी, मतलब अब पूरे कोई भी ऑर्गन को पूरा चीरने की जरूरत नहीं है, अब आप छोटे से 3 होल एंड लैप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट या लैप्रोस्कोपी सर्जरी कर सकते हो। इससे भी इजी आजकल सर्जन से कर, ठीक है, फोन पे ही केयर मिल जाए, टेली हेल्थ हो रहा है। तो यहाँ पे जो नर्सिंग है या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, उनको एक स्पेशलाइज्ड और टेक्नोलॉजी ड्राइवन क्या हुआ, एरा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग केयर बहुत सारी टेक्नोलॉजी करके आप दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। करंट ट्रेंड्स हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, आज इवोल्यूशन वाला टॉपिक आप लोगों को क्लियर है। अब मैं बस बता देती हूँ कि ट्रेंड्स का मतलब ये है कि अभी इस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो एक फील्ड है, ठीक है, जो डिसीज के मेडिकल ट्रीटमेंट, अच्छा मैं कल ये भी बताऊंगी कि मेडिकल क्या होता है और सर्जिकल क्या होता है, या मेडिकल डिसीजेस क्या होते हैं और सर्जिकल डिसीजेस क्या होते हैं, ठीक है। कल मैं इस फील्ड के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में भी, यहाँ तक इवोल्यूशन सबको क्लियर है। कल मैं ट्रेंड्स के बारे में पढ़ाऊंगी। मेरी टीचिंग में कोई चेंज की जरूरत है तो आप बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जैसे बोलेंगे, आपको जैसा समझ में आता है मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी। कि मैडम कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, या आज की क्लास में इवोल्यूशन, इवोल्यूशन थोड़ा ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, स्टोरी है, रट लो, रटने से ज्यादा थोड़ा थोड़ा याद कर लो कि इसमें क्या हुआ था, स्टोरी बना लो। हाँ, बाकी लोग, नागेश्वरी को क्लियर है, और कोई बाकी सबको क्लियर है, क्लियर है, एंड करे क्लास। ओके, थैंक यू नागेश्वरी। बाकी लोग, दिनेश, हाँ बेटा मिल जाएगा, ऑडिट वीडियो मिलेगा आपको। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, कल की क्लास में हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे।